गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लेनॉर्ड और कॉन्वेक्स का हमने प्रयोग पढ़ा और उस प्रयोग के आधार पर हमने ये देखा कि उन्होंने जो प्रयोग किया उसमें कैथोड के ऊपर अलग अलग आवृत्ति और अलग अलग तीव्रता का प्रकाश डालने पर जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनका वेग, उनकी संख्या, ठीक है, और वो कब उत्सर्जित होना प्रारंभ होते हैं, इन सब में और परस्पर संबंध निकाला गया। तो उस संबंध में एक संबंध हमने पढ़ा कि प्रकाश की तीव्रता अगर अपन बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा का मान बढ़ता है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया था। तो विद्युत धारा जो है वो तीव्रता के समानुपाती होता है। आई जो है वो तीव्रता को भी अपन आई से व्यक्त करते हैं, तो ये आप वैसे भी आपको याद रह जाएगा। विद्युत धारा आई और तीव्रता को भी अपन आई से व्यक्त करते हैं, तो आई और आई में संबंध एक सीधी रेखा है। दूसरा संबंध है निरोधी विभव V0। अब ये निरोधी विभव क्या है? विभवांतर में और विद्युत धारा में, प्रकाश विद्युत धारा और विभवांतर में जब आरेख खींचा गया, मैंने आपको बताया था जब प्रायोगिक सत्यापन अपन ने पढ़ा था, तो उसमें माइक्रो एमीटर लगाया जाता है और एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है। माइक्रो एमीटर के द्वारा धारा पढ़ी जाती है और वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर पढ़ा जाता है। और दोनों में जब आरेख निकाला गया अलग अलग तीव्रता पर, देखिए तीव्रता A और तीव्रता B, प्रकाश की तीव्रता को बदला, प्रकाश की तीव्रता को बदलकर और फिर दो आरेख प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो ये देखा गया कि विभवांतर अगर 0 है, विभवांतर 0 होने पर भी धारा का मान 0 नहीं है, धारा का मान कुछ न कुछ प्राप्त होता है, अर्थात तो कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, ठीक है, अल्प मात्रा में। और जैसे जैसे अपन विभवांतर का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे देखो यहाँ से स्टार्ट करना शुरू में, ये पीछे वाला अपन बाद में पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। यहाँ से अपन शुरू करते हैं, विभवांतर 0 है, 0 विभवांतर पर धारा का मान 0 नहीं है, कुछ हमें प्राप्त होता है। फिर विभवांतर का मान हमने बढ़ाया तो धारा का मान भी कुछ बढ़ा, बढ़ने के बाद में फिर नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया, संतृप्त धारा प्राप्त होने लग गई, ठीक है। और फिर ये देखा गया कि जब विभवांतर के मान को कम किया, विभवांतर का मान जब कम किया तो धारा का मान कम हुआ लेकिन 0 नहीं हुआ। तो धारा के मान को 0 करने के लिए विभवांतर को ऋणात्मक की ओर बढ़ाया। अब विभवांतर को ऋणात्मक की ओर कैसे बढ़ाया जाता है? तब मैंने आपको इस डायग्राम में कहा था कि यहाँ पर ये जो व्यवस्था की गई है इसमें हम कैथोड और एनोड की ध्रुवता को बदल देते हैं। प्रारंभ में एनोड जो है वो बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ा होता है और कैथोड बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ा होता है प्रारंभ में। कब? यहाँ पर इस कंडीशन में, यहाँ ये वाले आरेख में, ठीक है। जब हमें माइनस वाली स्थिति पता करनी होती है, विभवांतर का ऋणात्मक मान लेना होता है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनकी स्थितियों को चेंज कर देते हैं। कैथोड को तो प्लस से जोड़ देंगे और एनोड को माइनस से जोड़ देंगे, उल्टा कर देंगे, ध्रुवता दोनों की बदल देंगे। और ध्रुवता बदलने के बाद में अगर विभवांतर बढ़ाया जाता है तो वो ऋणात्मक विभव माना जाता है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि ये व्यवस्था कर रखी है, इसमें तार खोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक वो नोब सी रहती है, उसको हमें घुमाना होता है। उसको अपन अगर घुमा देंगे तो नीचे जो सर्किट है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है, कनेक्शन चेंज हो जाते हैं, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस जुड़ जाता है। समझ में आ गया ना। तो ये वो व्यवस्था है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखिए क्या किया कि विभवांतर को ऋणात्मक की ओर बढ़ाया, अर्थात कैथोड और एनोड की ध्रुवता को बदलकर और उसके बाद में विभवांतर बढ़ाया गया। अब ये देखा गया कि धारा का मान कम हो रहा है और धारा का मान कम होकर एक निश्चित विभवांतर पर धारा का मान 0 हो जाता है।
एक निश्चित विभवांतर कौन सा? ऋणात्मक विभवांतर। तो वह ऋणात्मक विभवांतर जिस पर धारा का मान, प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, क्या कहलाता है? निरोधी। समझ में आ गया? निरोधी विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी? मैंने आरेख से आपको बता दिया कि प्रारंभ में विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ेगा, लेकिन एक स्थिति आने पर प्रकाश विद्युत धारा संतृप्त हो जाती है, संतृप्त होगी, देखो बढ़ेगी नहीं, अब ये कांस्टेंट हो गई। ठीक है, फिर अब आगे विभवांतर बढ़ाने से मतलब नहीं है, क्योंकि धारा बढ़ेगी नहीं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? विभवांतर के मान को कम करेंगे, कम करेंगे तो धारा कम हो जाएगी, कम होकर यहाँ आ गई वापस। ठीक है, अब हमें धारा को जीरो करना है। धारा को जीरो करने के लिए विभवांतर को जीरो से भी कम करना पड़ेगा। जीरो से कम करने के लिए ध्रुवता बदल दो, ध्रुवता बदल कर फिर हम विभवांतर के मान को बढ़ाएंगे तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा और एक स्थिति पर धारा का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जिस विभवांतर, जिस ऋणात्मक विभव पर धारा का मान, प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा, वह क्या कहलाएगा? निरोधी विभव। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, हमने दो तीव्रता लिया, तीव्रता को बदला। जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर अपन प्रकाश डाल रहे हैं, तो उसकी तीव्रता को हमने बदल दिया, बदल कर दोबारा आरेख खींचा, दोबारा आरेख खींचा तो हमें यहाँ पर जब हमने तीव्रता को बढ़ाया तो धारा क्या हुई? बढ़ गई, बढ़ी है ना तीव्रता। ए तीव्रता जो है वो कम है, ए तीव्रता कम है तो धारा का मान भी कम है। फिर हमने तीव्रता को बढ़ाया तो धारा बढ़ गई है, बढ़ी ना। ये अपन ने यहाँ बढ़ाया, तीव्रता बढ़ाने पर धारा बढ़ रही है, तभी तो सीधी रेखा आई। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए जो है वो तो कम है, ए तीव्रता कम है, बी तीव्रता ज्यादा है। ठीक है, तो लेकिन तीव्रता बढ़ाने पर धारा तो बढ़ गई है, लेकिन निरोधी विभव पर कोई प्रभाव पड़ा गया। तीव्रता को बदल दिया, बदलने पर निरोधी विभव बदला गया? नहीं बदला। इसका मतलब क्या हुआ कि निरोधी विभव जो है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? तीव्रता चाहे आप कितनी बढ़ा दो, एक निश्चित पदार्थ के लिए निरोधी विभव का मान निश्चित होता है। ठीक है, और निरोधी विभव कहेंगे किसे? निरोधी विभव ऋणात्मक विभव होगा। और कौन सा ऋणात्मक विभव? जिस पर धारा का मान शून्य हो जाएगा, उसे अपन कहेंगे निरोधी विभव। तो आरेख क्लियर हो गया, आरेख समझ में आ गया। अब अपन थ्योरी पढ़ते हैं। यदि प्रकाश विद्युत धारा I व वोल्टता V में ग्राफ खींचा जाए तो ज्ञात होता है कि वोल्टता में वृद्धि करने पर धारा के मान में अल्प वृद्धि होती है। देखो थोड़ी सी वृद्धि, कमी बढ़ा ना, ज्यादा नहीं बढ़ा, तथा संतृप्त धारा प्राप्त होती है। आगे जाकर संतृप्त धारा, आगे जाकर धारा का मान बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, परंतु विभव के ऋणात्मक वृद्धि करने पर, विभव का ऋणात्मक वृद्धि, यहाँ से विभव की ऋणात्मक वृद्धि कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। कैथोड और एनोड की ध्रुवता को बदल दो। ठीक है, तो वृद्धि करने पर विभव के विशेष मान पर धारा का मान शून्य हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? निरोधी विभव। समझ में आ गया ये? तो निरोधी विभव की परिभाषा यहाँ बन जाती है कि वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। विभव का वह ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। ठीक है, इसे V0 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। दो संबंध अपन ने पढ़ लिए, दो ग्राफ पढ़ लिए। ठीक है, इनमें से कोई सा भी ग्राफ 1 नंबर का परीक्षा में आ सकता है। तीसरा, आवृत्ति पर निर्भरता। आवृत्ति पर किस प्रकार से निर्भर होता है? ये किस किस के बीच में? V0 को क्या व्यक्त किया था? ये भी हमने किया था, निरोधी विभव। V0 को हमने क्या व्यक्त किया था? निरोधी विभव। ठीक है, तो हमने निरोधी विभव में
और किस में खींचा है, आवृत्ति में। यार है किस किस के बीच में, निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में। तो निरोधी विभव का मान आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। कितनी बढ़ा दो तीव्रता, ये निरोधी विभव वही रहेगा, तीव्रता कितनी बढ़ा दो, निरोधी विभव नहीं बदला, देख लो आपके सामने। तो निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। हमारे पास में यहाँ दो चीजें, एक तो तीव्रता और एक आवृत्ति, उन दो को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। जो राशि तीव्रता पर निर्भर करती है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगी, जो राशि आवृत्ति पर निर्भर करती है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। आपतित प्रकाश की हम दो चीजें बदल सकते हैं, आवृत्ति और तीव्रता, ठीक है। तो निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा, किस पर करेगा, आवृत्ति पर निर्भर करेगा। तो किस प्रकार से निर्भर करता है, देखिए ये आवृत्ति है, जैसे जैसे अपन आवृत्ति बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे विभव का मान भी बढ़ रहा है, निरोधी विभव बढ़ रहा है, तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब ये न्यू है, इसको बोलते हैं न्यू नॉट 1 और न्यू नॉट 2। ये दो धातुएं ले रखी है ना, दो धातुएं ले रखी है, तो 1 और 2 के द्वारा व्यक्त किया हुआ है, धातु ए और धातु बी। यहाँ आप न्यू नॉट ए लिख सकते हो और न्यू नॉट बी लिख सकते हो, या 1 और 2 के द्वारा व्यक्त कर सकते हो। समझ में आ गया। तो यहाँ पर धातु ए जो है, यहाँ न्यू नॉट, एक शब्द आया था जो मैंने कल आपको बताया था, देहली आवृत्ति। कल मैंने उसके बारे में आपको बताया था, देहली मतलब दहलीज। इलेक्ट्रॉनों की दहलीज कौन है, चालक का सतह। इलेक्ट्रॉन अपने आप चालक के सतह को पार करके बाहर नहीं आएगा, उसको एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश चाहिए, और वह निश्चित आवृत्ति का नाम क्या है, उस निश्चित आवृत्ति का नाम देहली आवृत्ति। अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर पृष्ठ पर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम आवृत्ति, जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं, उसका प्रकाश डालना अनिवार्य है, ठीक है। और देहली आवृत्ति का मान भी अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है एक धातु पर हमने 5 हर्ट्ज की आवृत्ति डाल दी तो दूसरे धातु के लिए भी 5 हर्ट्ज की आवृत्ति जरूरी है, ऐसा नहीं अनिवार्य है, ऐसा अनिवार्य नहीं होता, यह आवश्यक नहीं है। अलग अलग धातु की आवृत्तियां अलग अलग होती है, ठीक है ना। दहलीज को पार करने के लिए अलग अलग प्रकार की ऊर्जा चाहिए, किसी को कम ऊर्जा चाहिए, किसी को थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, थोड़ा सा ऊर्जा दे दो, वो निकल जाएगा बाहर। और जो सुस्त है उसको बहुत सारी ऊर्जा देने पर फिर वो बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग अलग धातुओं के लिए देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है, ठीक है। आप इसका उदाहरण आप घरों से ले सकते हो। घर में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए घर की जो दहलीज होती है वो उसको पार नहीं कर सकते। जो नियम कानून है, घरों के नियम कानून है, उनको वो फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। कुछ बच्चों को थोड़ी सी हवा लग जाए वो घर से निकल जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपन बहुत बहलाते फुसलाते हैं फिर भी वो नहीं सुनते। समझ रहे हो ना। ये अलग अलग दहलीज जो है उनकी अलग अलग उनके अंदर रहने वाले जो सदस्य हैं, जो बच्चे हैं, उनको अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहीं निकलने के लिए तैयार है, थोड़ा सा भी उनको कह दो वो चल देंगे, होता है ना ऐसा। और कई जो है समझदार बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स के और नियम में बंधे रहते हैं और फॉलो करते हैं उसको, उनका अनुसरण करते हैं, अनुशासन में रहने वाले होते हैं,
उनको दहलीज पार करवाने के लिए, अर्थात उनको घर के नियमों को तोड़ने के लिए उनको बहुत ज़्यादा, उनको ऊर्जा, या ऊर्जा नहीं कह सकते पर नेगेटिव ऊर्जा मान लो, ठीक है ना, या बहुत ज़्यादा उनको यूँ बिगाड़ना पड़ता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो ये बात है। तो धातुओं के लिए अलग अलग धातुओं के लिए भी उसी प्रकार जो है अलग अलग आवृत्ति की आवश्यकता होती है, उनको अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए धातु के लिए है और ये बी धातु के लिए देहली आवृत्ति है। तो ये किसमें संबंध है? आवृत्ति और निरोधी विभव में। तो इसमें अगर संबंध आए तो आपको ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो आवृत्ति है इससे अगर कम आवृत्ति है, यहाँ इतनी आवृत्ति अगर है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं। जब निकलेंगे नहीं तो विभव तो जीरो होगा, उसका विभव तो उत्पन्न ही नहीं हुआ। विभव तो कब उत्पन्न होगा? जब वो निकल लेंगे वहां से, तब विभव बढ़ना शुरू होगा, ठीक है ना। अब इस आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन निकले हैं, चालक के पृष्ठ से उत्सर्जित हुए हैं, उत्सर्जित होने के बाद में उसका विभव प्रारंभ होता है, ठीक है। और जो दूसरी धातु है वो इतनी आवृत्ति पर, इससे कम आवृत्ति पर नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। जो बी धातु है, बी धातु जो है, बी जो परिवार है वो अनुशासित परिवार है, ये इसको ज़्यादा आवृत्ति चाहिए, ये कम आवृत्ति वाला परिवार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी आवृत्ति कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बाहर, और बी धातु जो है उसमें अधिक आवृत्ति की आवश्यकता होती है, उसके बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो ये मैं समझती हूँ ये आपके क्लियर हो गया होगा। स्पष्ट है, आवृत्ति के एक निश्चित मान से कम मान पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। तो एक निश्चित मान से कम मान पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं है, और इसे हम क्या कहेंगे? दहली आवृत्ति न्यू जीरो या न्यू नॉट कहते हैं। इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होगा, ठीक है। तो वह न्यूनतम आवृत्ति, दहली आवृत्ति की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर किसी भी चालक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ होते हैं, दहली आवृत्ति कहलाती है। दोबारा सुन लें, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश आपतित करवाने पर फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है, दहली आवृत्ति कहलाती है। तो ये आप दहली आवृत्ति की परिभाषा लिख सकते हैं, और ये किस पर निर्भर करेगी? पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। अब ये जो हमने ग्राफ खींचा, ये वापस V और I के मध्य है, हमने एक बार इसको खींच लिया है, अब ये दोबारा है अलग अलग आवृत्ति का। देखिए इस डायग्राम में और ये वाले जो डायग्राम है, इसमें एक ही अंतर है, इसमें हमने तीव्रता चेंज की है, इसमें तीव्रता बदली है, ठीक है। और इसमें हम क्या बदल रहे हैं? आवृत्ति बदल रहे हैं। मिक्स मत करना एक दूसरे को। ये I और V में ही आरेख है, लेकिन हम बदल क्या रहे हैं? क्या बदल रहे हैं? यहाँ क्या बदल रहे हैं? आवृत्ति बदल रहे हैं। उस डायग्राम में हम क्या बदल रहे थे? तीव्रता बदल रहे थे। अब इसको गौर से देखिए, आपको एक चेंज आएगा, एक परिवर्तन लगेगा, एक नई बात और आपको एक नया संबंध और मिलेगा। आप नोट कीजिए इस बात। यहाँ पर इधर, इससे इधर, जीरो से धनात्मक की ओर आप एक बात नोटिस करें। क्या आपको पता लगा? आवृत्ति बदल रहे हैं, तो क्या धारा बदली है? प्रकाश विद्युत धारा के मान में परिवर्तन आया क्या? नहीं आया ना। देखो ये प्रकाश विद्युत धारा इसके धनात्मक मान के लिए एक ही लाइन है, जबकि आवृत्ति अपन बदल रहे हैं, लेकिन तीव्रता नहीं, ये सॉरी विद्युत जो धारा है, प्रकाश विद्युत धारा, वो नहीं बदली, चेंज नहीं हुई। इसका मतलब कि प्रकाश विद्युत धारा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती,
पहला बिंदु अपन ने पढ़ा था, ये मैं बार बार क्यों बता रही हूँ। प्रकाश विद्युत धारा जो है वो तीव्रता पर निर्भर करती है, और मैंने पहले ही बता दिया था जो राशि तीव्रता पर निर्भर करेगी वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगी, और जो आवृत्ति पर निर्भर करेगी वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। तो तीव्रता पर कौन निर्भर कर रही है? विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा। और आवृत्ति पर कौन निर्भर कर रहा है? निरोधी विभव। समझ में आ गया सबके? तो ये अंतर है दोनों में। तो यहाँ पर तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा जो है वो नहीं बदला, ठीक है, एक ही रेखा प्राप्त हो रही है, हमें संतृप्त रेखा प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन देखिए यहाँ V01, V02 और V03 ये तीनों क्या है? ये निरोधी विभव है। न्यू 01 पर V01 प्राप्त हुआ, आवृत्ति बदली तो निरोधी विभव बदल गया। आवृत्ति एक बार और बदली, 3 बार बदल रहा है। आवृत्ति को 3 बार बदला तो निरोधी विभव 3 बार बदला है। इसका मतलब निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने पढ़ा निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो निरोधी विभव बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ आप बता सकते हैं कि न्यू नॉट 0 जो है वो यहाँ इसका ये प्राप्त हुआ, न्यू 02 का यहाँ प्राप्त हुआ और न्यू 03 का यहाँ प्राप्त हुआ। तो ये छोटा है, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा है ना। तो यहाँ कौन बड़ा कौन छोटा बता सकते हो? ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे बड़ा होगा। जो आवृत्ति है न्यू नॉट 3 सबसे बड़ा होगा, न्यू नॉट 1 सबसे छोटा होगा। आवृत्ति को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो निरोधी विभव का मान भी देखो बढ़ रहा है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। हमने अभी तक ये पढ़ा कि प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं, ठीक है। 2 बिंदु तो ये पढ़े। एक अपन ने पढ़ा देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति वह कम से कम आवृत्ति जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है, उसको अपन देहली आवृत्ति कहते हैं। एक अपन ने पढ़ा निरोधी विभव, वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो परीक्षा में 1 नंबर की पूछी जाती हैं। एक अपन ने पढ़ा था कार्यफलन, पढ़ा था ना, कार्यफलन स्टार्टिंग में पढ़ा था जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी। किसी भी चालक को दी गई ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, यहाँ से ये अपन ने पढ़ा था, देखिए ये वाला कार्यफलन पढ़ा था ना। किसी इलेक्ट्रॉन को उसके धातु पृष्ठ से मुक्त करवाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। और ये एच न्यू मैंने कहा था, न्यू यहाँ पर देहली आवृत्ति, यहाँ पर चर्चा की थी देहली आवृत्ति की। एच प्लांक नियतांक है और यहाँ जो ये है वो देहली आवृत्ति है। बिना देहली आवृत्ति के इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और भी समझते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकला? हमने जो इतने ग्राफ पढ़े, हमने प्रयोग पढ़ा, उससे क्या क्या बातें स्पष्ट हो गई? पहला, प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। होता है पहला रेखा अपन ने पढ़ लिया। विभव के विशेष मान पर विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, जिसे अपन निरोधी विभव कहते हैं, ठीक है। ऋणात्मक मान है ये, विशेष मान कौन सा? ऋणात्मक मान होगा, ये ध्यान रखना। निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये भी अपन ने पढ़ा था, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। देखो
विद्युत धारा तीव्रता पर करती है तो वो आवृत्ति पर नहीं करेगी। निरोधी विभव तीव्रता पर नहीं करता तो यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। 4 तो यही हो गए। चूंकि गतिज ऊर्जा 1/2 mv² बराबर eV0 होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको अपन बोलते हैं। यहाँ V विभव है और E आवेश। अतः गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। देखो यहाँ पर ये गतिज ऊर्जा है, ये निरोधी विभव है। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है? निरोधी विभव पर कर रही है ना, क्योंकि E तो कांस्टेंट है। E क्या है? आवेश। वो तो नियत है, 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम होता है, तो फिक्स है ये तो चेंज कौन होगा? V0 चेंज होगा ना। तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है? निरोधी विभव पर। और निरोधी विभव किस पर व्यक्त करता है? आवृत्ति पर करता है ना। तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? आवृत्ति पर। ठीक है, ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। एक दूसरे से जुड़े हुए सब। एक चीज आप ध्यान रखोगे तो उसकी 4 चीजें समझ में आएगी आपके। ठीक है, प्रकाश आपतन और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। समय पश्चता का मतलब क्या हुआ? कि हम किसी भी पृष्ठ पर जैसे ही प्रकाश डालेंगे तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। उसके बीच में समय नहीं लगेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ऊर्जा मिली वो कुछ नहीं सोचेगा, वो निकल जाएगा सीधा। ठीक है ना। और ना ही वो ऊर्जा को दूसरे इलेक्ट्रॉन को देगा, बिल्कुल नहीं देगा। वो एक इलेक्ट्रॉन को जितनी ऊर्जा चाहिए वो तो नहीं लेगा, वो देने का काम नहीं करेगा। उसको जितना चाहिए लिया, निकला। बाकी अगर और ऊर्जा आ रही है तब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। वाह, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास अगर ऊर्जा आ गई तो वो वितरण नहीं करेगा, बांटेगा नहीं उस ऊर्जा को। उसने अपना कोटा पूरा किया, निकल लेगा वहां से। ठीक है, तो कोई समय पश्चता नहीं होगी, मतलब समय नहीं लगेगा उसके अंदर, समय अंतराल नहीं होगा, इसका मतलब ये है। तो ये 5 पॉइंट है जो हमने प्रयोग पढ़ा, उसमें जो हमने संबंध पढ़े, उससे ये निष्कर्ष निकला है। ठीक है, तो इसमें से आपके 1 नंबर का प्रश्न, अगर ग्राफ आता है तो परिभाषा आती है तो 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है, यहाँ तक 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। अब इससे आगे अगर अपन पढ़ते हैं तो उसमें 2-2 नंबर के प्रश्न बनेंगे आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको पढ़ें और इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप रफ कॉपी में अलग से नोट करें कि कौन किस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।